रिकॉर्डिंग नहीं लाया। चलो नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड ई स्टेट मतलब सेकेंड कैटेगरी वाला पीपुल वहां कितना लाख था? 1,50,000 था, हम कल भी बताए थे। और क्या करते थे लोग, ये लोग के पास जमीन अमीन बहुत होता था, रेंट भी तसीलते थे, कॉस्टली इन्वेस्टमेंट करते थे, डिड नॉट परफॉर्म। और ये लोग भी कोई काम धंधा उतना कोई हार्ड वर्क नहीं करता था। जैसे ये लोग का जमीन होता था लेकिन उस पर मजदूरी क्या करता था, थर्ड ई स्टेट वाले लोग करते थे, समझ गए ना। और ये लोग को भी टैक्स नहीं लगता था। द नोबेल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। देखिए अब क्या करता था कि नोबेल नोबेल आया ना जी, सेकंड ई स्टेट में नोबेल आ गया। देखो फर्स्ट ई स्टेट में क्या आया, क्लर्जी, इसमें मान लो कि क्लर्जी में किंग आ गया। सेकेंड ई स्टेट में नोबेल आया, नोबेल मतलब क्या मान लेते हैं हम, सोल्जर मान लेते हैं, सैनिक आ गया। और पीपुल आ गया थर्ड ई स्टेट। एक मिनट एक मिनट। और थर्ड ई स्टेट में क्या आ जाएगा, थर्ड ई स्टेट में पीपुल आ जाएगा। तो क्या होता था, क्लर्जी नोबेल। तो क्या था कि क्लर्जी क्या करेगा, डिसीजन देगा नोबेल को कि युद्ध युद्ध लड़ो। और पैसा किसका लगता था, युद्ध लड़ने में भी भाई बहुत सारा सामान खरीदना होता है, वो सब पैसा थर्ड क्लास वाले पीपुल पे करते थे, समझ गए ना। वही यहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है, द नोबेल फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। मतलब नोबेल क्या करता था, लड़ाई उड़ाई करने में, मतलब वो सैनिक के राजा के नजदीक होता था तो वो सब फाइट वाइट करता था। और क्लर्जी वाले लोग पर्सन फर्स्ट क्लास वाले क्या करते थे, वो पूजा पाठ खाली करते थे। और पीपुल टैक्स भरते थे। वही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थर्ड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट में देखिए इसमें क्या आता था, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जैसे कि जो बीच बीच का आदमी होता है, पीजेंट्स मतलब फार्मर, अर्बन वर्कर, अर्बन में बहुत सारा वर्क होता है, आपको भी दुकान में जाओगे तो वहां पे दुकान में काम करने वाला, होटल में खाना बनाने वाला, लोहार का काम करने वाला, ये सब थर्ड ई स्टेट में ये लोग बिलोंग करते थे। और जो नोबिलिटी में भी क्या रहता है, जैसे हम लोग में भी भूमिहार समाज है तो उसमें भी गरीब आदमी है, तो वो कहाँ आ जाएगा, लोअर क्लर्जी में आ जाएगा। उस फ्रांस में अगर हम लोग रहते तो लोअर क्लर्जी में आ जाता। उसी तरह से ओबीसी कास्ट है जो सेकंड ई स्टेट कहा जाता था, तो लोअर नोबिलिटी। तो उन लोग गरीबों को भी थर्ड ई स्टेट में रख दिया गया था, जो मतलब बिलोंग तो करते थे ऊंचे खानदान से लेकिन उनके पास पैसा वैसा नहीं होता था। तो लोअर क्लर्जी और लोअर नोबिलिटी वाले लोग भी फ्रांस में थर्ड ई स्टेट में उस जमाने में आते थे। अब मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग होते थे, मिडिल क्लास में तो पॉलिटिशियन हो गया, रिच मर्चेंट्स, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट, इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल ईटीसी मतलब डॉक्टर इंजीनियर, सब इसी क्लास से बिलोंग करता था, थर्ड ई स्टेट से, समझ गए ना। दे बिकम द लीडर इन द रिवॉल्यूशन। और यही लोग जो थर्ड ई स्टेट वाले लोग हैं, यही लोग तो रिवॉल्यूशन राजा के खिलाफ किया था। दे बिकम द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द एम ऑफ दिस क्लास बिकम द एम ऑफ रिवॉल्यूशन टू। मतलब इन लोगों का क्या था कि जात पात सब मिटाइए, क्लास क्लासिफिकेशन, सब आदमी को बराबर बराबर टैक्स देना पड़े, इस तरह का ये लोग मानते थे। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया दोनों को? अभी बहुत अच्छा अच्छा इसमें कहानी बचा हुआ है। पीजेंट देखिए क्या क्या काम करता है, हम लोग तो जानते हैं फार्मर ना, लेकिन पीजेंट भी क्या करता है, एग्रीकल्चर का क्या करता है, खेती करता है, एग्रीकल्चर। शॉर्टेज ऑफ लैंड, इनके पास जमीन उतना ज्यादा नहीं होता था, जैसे जमीन तो होता था सेकंड क्लास वाले आदमी का ये जमीन है, लेकिन इस पे खेती कहाँ थर्ड क्लास वाला करेगा, पीजेंट करेगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या हर एक देश में किसका होता है, पीजेंट का ही होता है। देखो यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, एक गरीब आदमी जो किसान है उसके देह पे राजा और उसका सैनिक चढ़ा हुआ है, ये राजा हो गया, समझ गया ना, ये आदमी हो गया पीजेंट हो गया, समझो कि समझ गया ना। अब चलिए उस जमाने में वहां पे इनकम क्या क्या टैक्स लगता था, तो देखिए इनकम टैक्स लगता था, 5% देना होता था थर्ड क्लास वाले लोगों को। गैबल सॉल्ट टैक्स मतलब नमक, नमक
भी एक दुनिया में पहले जब नमक आया तो उसका भी टैक्स देना होता था और रोड का टैक्स देना होता था, समझ गए ना। It's to charge 1/5 and 1/15 of the gross produce, और जो जितना भी वो उपजाते थे, समझ गए ना, जितना भी लोग उपजाते थे उसका 5वां हिस्सा या 15वां हिस्सा दे देना है चर्च को, दान में दे देना है। उसके बाद लैंड टैक्स देना है, डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूस एंड वैल्यू ऑफ द लैंड। तो इतना सारा 5 तरह का टैक्स उन लोगों को थर्ड क्लास वाले थर्ड ई एस्टेट को देना रहता था, ये 5 तरह का टैक्स। तो तुम लोग ये सब नहीं याद रख सकते हो, ये सब नहीं, ये देखो इनकम टैक्स तो याद रख सकते हो, सॉल्ट टैक्स, रोड टैक्स, लैंड टैक्स, ये सब याद रख सकते हो, समझ गए ना। देखिए, इन फ्रांस 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड ऑफ हंगर एंड 10th इज ड्यू टू इंडाइजेशन, पुअर हार्वेस्ट। देखिए, अब 1789 के पहले वहां पे क्या आ गया था कि खेती उतना अच्छा से हुआ नहीं, तो 10% लोग, 1/10 का मतलब है कि 10% लोग भूख का शिकार होकर मर गया वहां पे। महंगाई काफी बढ़ गया, अब खेती होगा नहीं तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई का बढ़ जाना, इन्फ्लेशन मतलब होता है, समझ गए ना। तो 1789 ईस्वी में ये भी एक कारण रहा था कि सूखा पड़ गया था, उसके पहले पुअर हार्वेस्ट हुआ था, मतलब फसल अच्छा से नहीं हो पाया था, तो 10% लोग भूख से मर रहे थे, महंगाई काफी बढ़ गया था, इन्फ्लेशन आ गया था। तो ये सब भी कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था। देखो, अब उसी में जो थर्ड क्लास में आता था ना, अर्बन वर्कर में कौन कौन सा आ गया था, ये सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करने वाले, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर नोबिलिटी में क्या है, हैड टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द चर्च रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि लोअर नोबिलिटी में वही ये लोग बिलोंग तो करते थे चर्च से, और नोबिलिटी मतलब गवर्नमेंट से, लेकिन ये लोग गरीब होते थे, इनको वहीं का काम करना रहता था। चलिए, अब देखिए कि अब पॉलिटिकल काउज क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो देखिए, अब जो राजा 1789 ईस्वी में था, ठीक है ना, जो राजा 1789 ईस्वी में था उसका नाम क्या था, लुइस 16। लुइस 16, ठीक है। इसका बाप होगा लुइस 15, इसका दादा होगा लुइस 14, समझ गए ना। ये सब लुइस 14 इसका दादा रहा होगा, इसका आगे का दादा, इसका आगे का, ये सब है, समझ गए ना। तो ये सब क्या था कि ये सब मतलब इसके दादा और बाप तो बहुत ताकतवर नेता थे, पॉलिटिशियन थे, मतलब राजा थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो ये इसका जो बेटा हुआ लुइस 16, ये तो दादा हुआ इसका, तो लुइस 16 जो हुआ वो क्या हुआ, वीक सक्सेसर। वीक सक्सेसर का मतलब रहता है कि मतलब 14, मतलब लुइस 14 से ही वो कमजोर होना शुरू हो गया, उतना बलवान नहीं हो पाया, उतना बुद्धिमान उसका बेटा नहीं हो पाया, तो उसका लुइस 15 हुआ कमजोर, और इससे भी ज्यादा कमजोर हो गया लुइस 16, जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसको क्या किया था, जनता सब बीच चौराहा पे टांग के मुड़ी काट दिया था, समझ गया ना। तो इसका कैसे लिखना है, इसका लिखना वही है कि आफ्टर लुइस 14 द वीक सक्सेसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर राजा ताकतवर रहता तो राजा को कोई मुड़ी काट सकता है, बताइए, लेकिन अगर राजा कमजोर हो जाएगा तभी ना उसका मुड़ी काटा जा सकता है, समझे कि नहीं। तो वो उसका कमजोर होना शुरू हो गया था उसके दादा से ही, लुइस 14 से ही। लुइस 16 आते आते बहुत कमजोर हो गया था, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए, और सारा कारण क्या था, कोई वहां पे यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, जैसे भारत में भी कैसे लॉ बना हुआ है कि तुम अगर चोरी करते हो तो जेल जाओगे, मर्डर करते हो तो फांसी होगा, है उस तरह का कोई लॉ नहीं था। करप्ट नोबेल था, जो सैनिक वहां पे प्रशासन का आदमी काम करता था, सब करप्ट था, घूस लेके काम करता था, समझ गए ना। वहां पे डिपार्टमेंट का कोई ओवरलैपिंग था,
डिपार्टमेंट का ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक ही डिपार्टमेंट का आदमी सारा काम देख रहा है, वही फाइनेंस को भी देख रहा है, वही एजुकेशन डिपार्टमेंट वही चला रहा है। तो उस तरह का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं था, नो प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीजर था। अगर कोई मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो उसको किस तरह जेल करना है, वो सब कुछ नहीं था वहां पे। तो ये सब फ्रांस में स्थिति उस समय था। मेन मेन चीज पढ़ा जाए। देखिए, जो उसका दादा था लुइस 16 का दादा हुआ लुइस 14, ठीक है ना जी। और उसका बाप हुआ लुइस 15। ये क्या किया कि फ्रांस को बहुत सारे देशों से ये लोग युद्ध में उलझा हुआ था। डच वार, पॉलिश वार, है ना, बहुत सारा, स्पेनिश सक्सेशन वार, ऑस्ट्रिया, मतलब ये फ्रांस है। और उसका बगल में सब देश था ना, तो क्या करता था ना, ये सब, ये लुइस 14 और लुइस 15 का काम यही था कि उस देश में पब्लिक को भड़का के और वहां युद्ध करवाना, है ना। 7 ईयर वार हो गया। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी क्या था, फ्रांस वहां पे पैसा वैसा दे के वहां के पब्लिक को भड़काया था, वही इसको धीरे धीरे भारी पड़ गया। अब जैसे कि भाई, अब ये देश है फ्रांस, ठीक है, और ये सब दूसरा दूसरा देश था। इस सब देश को तुम राजा खत्म करवा दिए वहां के पब्लिक को पैसा दे दे के। ये अमेरिका हो गया, ये स्पेन हो गया, मान लो कि ये डच हो गया, ये हो गया पोलैंड वाला हो गया। ये सब देश में तुम खत्म करवा दिए राजतंत्र, राजा महाराजा खत्म। तो लास्ट में तो फिर तुम्हारा ही नंबर आएगा ना, वो पब्लिक भी कहेगा कि भाई ये सब में तो तुम ही खत्म करवाए थे, अमेरिका में, स्पेन में, डच में, पोलैंड में। तब तो फ्रांस का ही नंबर आएगा लास्ट में। तो वही अपना ही जाल में ये फंस गया। दूसरे देश में तो बहुत खुश हो रहा था कि वहां के राजा का सत्ता सब पब्लिक छीन के और फिर चुनाव से वहां पे बन रहा था प्रेसिडेंट। लेकिन लास्ट में आ गया फ्रांस का नंबर। तो ये भी एक कारण रहा। ये पीपीटी भेजेंगे, इसको पढ़ना है। देखिए, अब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब अमेरिका में देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, अमेरिका में भी उसी तरह राजा महाराजा का शासन था। तो वहां का पब्लिक क्या किया, भड़क गया और पूरा युद्ध युद्ध करके अपने हाथ में ले लिया सत्ता। तो वो भी एक मोटिवेशन का काम किया फ्रांस के लिए। वहां से लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का भावना आ गया। इक्वलिटी मतलब क्या है कि सब जात पात कुछ नहीं है, अमेरिका में जाओगे तो। लिबर्टी मतलब सबको एक समान देखना है। फर्टर्निटी मतलब सबको भाईचारा का भावना समझना है एक दूसरे से, समझ गए ना। तो ये 3 गो प्रिंसिपल अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आया, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये भी कारण बना। वहां का पब्लिक भी उसी तरह का डिमांड करने लगा कि जैसे जात पात अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका स्वतंत्र हो गया, वहां पे राजतंत्र खत्म हो गया, उसी तरह से फ्रांस में भी होना चाहिए। तो कौन कौन आदमी था जो आंदोलन को लीड कर रहा था, ये आदमी का नाम है आपको यहाँ पे दिया हुआ। मार्क्यूस डी लफायत, कॉमेट डी एबुलिव, कॉमेट डी रोम्ब्यू, कॉमेट डी ग्रेसे और मार्क्यू डी चोआइसी। ये सब देखिए भाई, अब फ्रेंच नाम है, इस कारण उल्टा पुल्टा नाम है। वो राम रहीम ये सब तो नाम रहेगा नहीं, इंडियन तो है नहीं। तो ये फ्रेंच नाम था। ये सब आदमी क्या है, वहां का लीडर था। यही सब, जैसे कोई तो होना चाहिए ना, पब्लिक अगर विरोध कर रहा है तो कोई तो नेता होना चाहिए लीड करने वाला। तो यही सब आदमी लीड किया है। ये सब अभी कारण ही चल रहा है। देखिए, ये 3 गो का आदमी का ना बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये क्या था, उस जमाने का ये लेखक था, ये सब किताब उताब लिखता था। इसका नाम है वोल्टेयर, इसका नाम है रूसो और इसका नाम है मोंटेस्क्यू। ये तीनों क्या है, प्रोफेसर था, समझो कि वहां का टीचर था। समझ गए ना। अब ये सब, अब जो आदमी प्रोफेसर टीचर रहेगा, तो ये सब आदमी तो क्या है, वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू, ये 3 गो नाम लिख लो। तो ये सब आदमी क्या रहेगा, ये सब आदमी तो पूरा देश दुनिया के बारे में पढ़ रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। कैसे कोई पढ़ा लिखा हमारे यहाँ आदमी ही होता है तो अभी जान जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। तो वही ये सब वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू क्या था, ये सब जाति पाति हटाओ इस पे किताब लिखने लगा। पब्लिक को मतलब कहने लगा कि ये सब गलत है, चर्च जो कहेगा वो सब बात सही नहीं होता है। ये सब चीज ये लोग लिखने लगे, मतलब समाज में अच्छा
प्रयास किए लोग, और अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बारे में किताब लिख दिया कि कैसे अमेरिका को स्वतंत्रता मिला, कैसे दूसरे देश को मिला। तो इन तीनों के कारण भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफी आगे अपना, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये तीन व्यक्ति का काफी योगदान है। ये लोग क्या थे? ये लोग पढ़े लिखे वहां के क्या थे? फिलोसफर थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू, नाम लिख लो तीनों का। देखिए वोल्टेयर कुछ थ्योरी दिया था, जो आदमी का नाम दिखा ना वोल्टेयर का, देखे थे ना फोटो, वो क्या बताया? वो चैलेंज किया सुप्रीमेसी ऑफ रीजन। मतलब राजा क्या बोलता था कि हमको भगवान हक दिए हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन उसको ये चैलेंज कर दिया कि ऐसा कौन कहा है कि राजा को भगवान भेजे हैं वही राज कर सकता है। वोल्टेयर उसको चैलेंज कर दिया, समझ गया? और वोल्टेयर क्या बोला कि प्रेफर टू रूल्ड बाय ए लायन रेदर देन 100 गो चूहा को राज करने से अच्छा है कि एगो लायन को राजा बनाओ। समझ गए ना? रूसो क्या बोला, जो दिखाए थे फोटो, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपुल आर सुप्रीम इन द कंट्री। वो बोला कि राजा को सुपर नहीं होना चाहिए कंट्री में पावरफुल, वहां के पब्लिक को होना चाहिए। पब्लिक जो चाहेगी वो करे, ये नहीं कि राजा जो चाहेगा उसको मारना है तो मार दे, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक जो कहेगी कि यहाँ रोड बनना चाहिए तो यहाँ बनना चाहिए, नहीं कि राजा कहेगा कि यहाँ बनना चाहिए तो वहां बनना चाहिए। तो रूसो का ये विचार था। ये विचार तो तुम लोग को नहीं आएगा, लेकिन नाम सुन लो, वोल्टेयर और रूसो। मतलब ये आदमी वहां का विद्वान लोग था, पढ़ा लिखा लोग, जो क्रांति को भड़काया। मोंटेस्क्यू देखो क्या बोला, द स्पिरिट ऑफ लॉ सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब वहां पे बोला कि देखिए कोई भी डेमोक्रेसी, जैसे पॉलिटिक्स में पढ़ना है ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में तीन चीज होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीन चीज होता है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? पीएम हो गया, प्रधानमंत्री, या स्टेट लेवल का है तो सीएम हो गया। एग्जीक्यूटिव में क्या आ गया? एग्जीक्यूटिव में जो मंत्री होता है, मंत्री बनता है ना सब, मिनिस्टर बनता है, या आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब हो गया एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशियरी में क्या हो गया? वकील और जज। तो इसका मानना था मोंटेस्क्यू का कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों अलग अलग होना चाहिए, कोई एक दूसरे के काम में दखल ना दे। ऐसा ना हो जाए कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को गिरफ्तार करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों फ्रीडम होना चाहिए। जज का अपना काम करना चाहिए, उसको जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करना है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। समझ गए ना? लेजिस्लेचर क्या करता है? ये लॉ बनाता है, ठीक है। कौन बनाएगा लॉ? प्रधानमंत्री बनाएगा या चीफ मिनिस्टर बनाएगा? कहाँ पे बनाएगा? लोकसभा में बनाएगा या विधानसभा में बनाएगा? समझ गया ना? एग्जीक्यूटिव क्या करवाता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है। जो पुलिस ऑफिसर रहेगा, आईएएस आईपीएस, क्या करेगा? अगर लॉ पार्लियामेंट में बन गया लेजिस्लेचर के द्वारा, तो एग्जीक्यूटिव उसको क्या करवाएगा? फॉलो करवाएगा। और जुडिशियरी क्या करवाता है? जुडिशियरी न्याय करेगा कि अगर कोई लॉ को ब्रेक किया तो वो फॉलो करवाना तो आईपीएस का काम है, लेकिन अगर वो लॉ को ब्रेक कर दिया तो उसको सजा देना जुडिशियरी का काम है। तो ये तीनों तुम लोग समझ में आया कि नहीं, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी क्या होता है? तो लिख लो तो, ये तीन चीज कम से कम लिख लो। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये कौन बोला? मोंटेस्क्यू बोला, मोंटेस्क्यू। ये कौन था मोंटेस्क्यू? तो ये फिलोसफर था या प्रोफेसर था, ऐसा बोला जा सकता है। ये 1748 में थ्योरी दिया है सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को फॉलो करवाना। और जुडिशियरी का काम क्या है? कोई आदमी लॉ को ब्रेक करे तो उसको सजा दिलाना और चेक करना कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है क्या लॉ सही है कि नहीं है। हो गया। चलिए नेक्स्ट। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहां पे हुआ ही था। देखो अब वो एक देखे थे ना कि वो बैंकक्रप्ट बन गया था फ्रांस 1789 आते आते। उसका कारण क्या था? बहुत सारा लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो रहा था। समझ गए ना? वो टैक्स ले नहीं रहा था जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले लोग थे। और क्या थे कि मतलब जो थर्ड क्लास से जो बिलोंग करते थे ना वो लोग भी इसको टैक्स वैक्स देना बंद कर दिए थे। तो वो क्या हो गया था? बैंकक्रप्ट हो गया था, गरीब हो गया था। समझ गए ना? और इसको लोन ऑन लेना पड़ रहा था दूसरे देश से 1789 में। तो राजा का कमजोर होने का मतलब क्या रहता है? कि राजा का कमजोर होने का तो यही मतलब रहता है कि उसके पास उतना सैनिक वैनिक उस जमाने में नहीं हुआ रहेगा, उतना औजार का कमी होगा। अगर उसके पास सैनिक और औजार रहता, उसके पास पैसा रहता था तो यार वो हटबे नहीं करता, वो पब्लिक को मार नहीं देता 5 लाख 10 लाख को भी। लेकिन वो राजा का कमजोर होने का इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आदमी का। कितना भी अगर किसी कंट्री का स्थिति खराब है लेकिन पैसा वैसा वहां है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा का कमी हो गया तो समझो कि वो खत्म हो जाएगा। जैसे पैसा अगर भारत देश में खत्म हो जाए ना तो हो सके कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पे भी आदमी अटैक कर दे। देख ही रहे हो आजकल जो बेरोजगारी चल रहा है तो रोज प्रदर्शन प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? भारत में पैसा का भी कमी है अभी माना जाए तो। चलिए यही है ना। 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो ये राजा था लुइस 16 और ये इसका रानी थी मारिया एंटोनी। इसका नाम लिख लो तो पहले दोनों का। ये क्या था? किंग था, ये क्वीन था। नाम लिख लो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन लुइस 16 इज द किंग ऑफ फ्रांस एंड मारिया एंटोनीटे इज द क्वीन ऑफ फ्रांस। तो देखिए राजा इतना बुड़बक आदमी था कि जो एक क्वीन कहती थी उसी का बात मानता था। ये भी इसका एक डिमेरिट था। नाम लिख लिए भाई दोनों का, लुइस 16 और क्वीन का। अब ये लोग कौन है भाई? ये लोग हैं जो आंदोलन को लीड करने वाले लोग हैं। टरगट और नेकर कौन था? टरगट भाई ये क्या किया? इसका मांग था कि जो फार्मर से तुम टैक्स लेते हो वो टैक्स को एबॉलिश करो। इन दोनों का दो मांग था। लेकिन ये राजा पूरा नहीं कर पाया। जो आदमी व्यापार करता है वो भी टैक्स फ्री होना चाहिए। समझ गए ना? नेकर का क्या माल था? इसका भी मांग था कि फार्मिंग में टैक्स नहीं लगना चाहिए। रिपोर्ट एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट, मतलब इस ये नेकर का मान था कि जो इनकम हो रहा है सरकार को सालाना उसका एक बजट पारित होना चाहिए कि कितना सरकार कमा रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। तो उसके अनुसार पता चलेगा। जैसे अभी भारत में डेमोक्रेसी है तो भारत सरकार के पास मान लो कि 50
लाख करोड़ रुपया है, 50 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन 50 लाख करोड़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तब 50 लाख करोड़ अब खा जाएगा पी जाएगा। राजा रहता था तो 50 लाख करोड़ उसका है, वो चाहेगा तो उसका अपना रहने के लिए घर बना ले। लेकिन यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको सैलरी बांधा हुआ है 1.5 लाख 2 लाख रुपए, आपको उसी सैलरी के पैसा से खाना है। आप राष्ट्रपति रहिए चाहे प्रधानमंत्री रहिए, समझ गए ना, वो सब पैसा बजट में जाता है कि कितना रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो प्रधानमंत्री नहीं उस पैसे से ले सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति भी नहीं, नहीं तो उसको करप्ट माना जाएगा, उसको भी जेल हो जाता है। लालू प्रसाद यादव तो बहुत सारा मुकदमा चल रहा है, रेल मंत्री था तो पैसा खाइएगा तो जेल जाइएगा। अब राजा महाराजा वाला शासन में ऐसा नहीं होता था, जेल भेजेगा कौन, वो तो खुद रोल वही बनाता था राजा ही, जेल कौन भेजेगा। चलो एक जनरल असेंबली वाला कहानी आता है ना, नेशनल ई स्टेट जनरल। देखिए अब ई स्टेट जनरल क्या होता था ना कि वहां पे फर्स्ट ई स्टेट था जहां एकदम सबसे राजा आदमी, सेकंड ई स्टेट था नोबेल वाला सोसाइटी, और 3 ई स्टेट वाला था। उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठता था, समझ गए ना, रिप्रेजेंटेटिव बैठता था और कुछ डिसीजन लिया जाता था। जिसको जो दिक्कत है उसका नेता 2-4 को गया, मतलब 10 आदमी गया थर्ड ई स्टेट से, 10 आदमी गया सेकेंड ई स्टेट से, और राजा तो फर्स्ट ई स्टेट में रहेगा ही। और यही जनरल असेंबली, इसको नेशनल असेंबली बोल रहा था सब कि इसका नाम दिया जाए स्टेट जनरल का। और इसका बैठक हुआ 5 मई 1789 में। 5 मई 1789 देखे थे ना टारगेट, ये सब मांग किया था, उसी को लेके ये बैठक हुआ था। उसमें तीनों सोसाइटी से लोग आए हुए थे और अपना अपना राय रख रहे थे कि हम लोग को ये चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, ये होना चाहिए। और यहाँ पे राजा बैठ के असेंबली में सुन रहा था, तो ये बात नहीं माना। चलो नेक्स्ट स्लाइड अब निकालते हैं, ये स्लाइड समाप्ति हो गया है।